वेलकम गाइस, एसएससीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मैथ टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ वीडियो लाया हूं। आप में से 3-4 लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया उनको काफ़ी हार्ड लगा ये टेस्ट। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे 1 से 10 तक मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बोर्ड में राइट कॉर्नर पे दिख जाएंगे और मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्यूशन स्टेप बताता हूँ पढ़ के आपको। तो पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से था, जिसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था एक मूल राशि 3 वर्षों में 944 और 5 में 1040 हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में 1040 हो जाती है। देखिए पहले क्या होता है, 3 वर्ष में 940, ठीक है, इतने रुपए हो गई। और 5 वर्ष में 944 1040 रुपये हो गई। ठीक है, अभी देखना है हमें फाइंड कर, चूँकि ब्याज जो है साधारण है और जो हमें फाइंड करना है वो मूलधन फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 वर्ष का। ठीक है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको 96 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा। तो 2 वर्ष में 96 रुपीज़ ब्याज हुए। तो मतलब पर ईयर अगर हम ब्याज देखें तो पर ईयर प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा, 96/2, ये 48 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होगा वो 48 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए मूलधन आपको बताना है। तो देखिए ये 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो अगर हम 3 वर्ष इसका 3 गुना कर दें, 3 गुना करके इसमें से घटा दें तो हमारा निकल जाएगा मूलधन, निकल जाएगा ना पक्का, क्योंकि हमें 3 वर्ष पहले ही तो मूलधन रहा होगा। जब भाई 3 वर्ष में इतना हो गया तो 3 वर्ष पहले ही तो मूलधन रहा होगा, जिसपे इसको 48 3 बार ब्याज देने पड़े होंगे 3 वर्ष में। तो इसलिए हम इस 48 रुपये का जो 1 वर्ष का ब्याज है उसको 3 गुना कर दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3/24, 3 चौक 12, 144 रुपये। तो ये 144 रुपये उसको 3 वर्ष में इस पे 944 पे देने पड़े। तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, मूल राशि क्या हो जाएगी आपकी, आप ये 944 में से 144 माइनस कर दें तो ये कितना आ रहा है, 800 रुपीज़ आ गया। ठीक है, 800 रुपीज़ आ गया, जो कि सी ऑप्शन है आपका क्वेश्चन में, वो देख लें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर होगा, उसे देखिए, पढ़िए। एक महिला ने क्या किया, कुछ अंडे 30 रुपये प्रति दर्जन के रेट से खरीदे। ठीक है, अभी क्या उसको लाभ लेना है 12% का। क्वेश्चन में जो भी दिया है, एक महिला ने कुछ अंडे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदा, तद अनुसार उसे 12% लाभ पर प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। यही क्वेश्चन है। तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि एक महिला जो है वो 30 रुपये के रेट से, 30 रुपये पर डजन के रेट से केले खरीदती है या अंडे खरीदती है। यहाँ पे तो अंडे दिया हुआ है, जनरली हम केले ही खरीदते हैं। तो अंडे खरीदती है और फिर बोलती है कि उसको क्या चाहिए, 12% का लाभ चाहिए। क्वेश्चन में दिया उसको 12% का लाभ चाहिए, जो और भी कितने अंडों पे, 100 अंडों पर। तो उसको विक्रय मूल्य कितना रखना होगा, यही क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर 30 यहाँ पर 1 डजन का जो रेट है, 1 डजन एग प्राइस कितना है, 30 रुपये है। मतलब 12 अंडों का 12 एग्स प्राइस 30 रुपीज़ हुआ ना। यही भाई 1 दर्जन का हो या 12 अंडे का हो, बात एक ही है। अब यहाँ से हम 1 का निकाल लेंगे तो 1 का कितना हो गया, 30/12। ठीक है, चूँकि यहाँ 100 अंडों की बात हो रही है, 100 अंडों के विक्रय मूल्य की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसने 100 अंडे खरीदे भी होंगे,
100 अंडे खरीदे हैं तो 100 अंडे बेच रही है, तो 100 अंडे जो खरीदे हैं तो इसलिए हम 100 अंडों का क्रय मूल्य निकालेंगे। 100x CP निकालिए आप, कॉस्ट प्राइस। तो CP क्या हो जाएगा, 100 × 30/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12 अढ़ाई 30 होता है, 2.5 ये आ जाएगा 250 रुपये आपका। ठीक है, यहाँ ये 250 रुपये आ गया, ये 250 रुपये उसका लागत मूल्य हो गया, CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या करना है, हमें SP फाइंड करना है, वो भी 12% लाभ पर। मतलब अगर 100% ये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 112% होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट निकालना होगा 100 एग SP = 1/12 इंटू, ठीक है, बटे 100 कर देंगे आप। तो अब इसको हम काटेंगे तो 25 दहा में 250, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, और इसको हम काट देंगे इससे, तो ये 28 बार जाएगा, 28 चौका 112 होता है, तो 28 इसको यहाँ से काटेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 × 10 ये 280 रुपये हो गए। तो ये 280 रुपये आंसर हो जाएंगे, जो कि डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए बस टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे सारा दिखा रहा है क्वेश्चन, और मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ आपको। A B की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कार्य B की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तब दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन में A और B की तुलना की गई है और उनका जो रेशियो है वो मान लीजिए, मान क्या लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। A का और B का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, A जो है B से 3 गुना बेहतर कामगार है, मतलब A की एफिशिएंसी 3 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी में जो रेशियो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, x अनुपाते 3x का हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये समझ लो आप। 3 गुना बेहतर है तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये 3 दिन काम लेता है तो ये कितना दिन लेगा, 9 दिन। हो रहा है प्रूफ। अगर यहाँ पे 4 हो तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो रहा है कि अगर B 12 दिन लेता है तो ये 4 ही दिन लेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 गुना है B से बेहतर कामगार। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये x हो गया, ये 3x हो गया। अब क्या कहता है दूसरी तरफ क्वेश्चन में आगे कहता है, जो A है B की तुलना में 40 दिन कम अवधि में काम कर सकता है। तो क्या हो गया, अगर इनका दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस इसमें 40 दिन का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x - x बराबर कितना हो गया, 40 डेज का डिफरेंस। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या होगा, 20 डेज। मतलब अगर A काम करे किसी काम को तो वो 20 डेज में फिनिश कर देगा। अगर A अकेला किसी काम को करेगा तो वो 20 डेज में फिनिश करेगा। तो सिंपली आप बता सकते हो कि B कितने दिन में करेगा। ठीक है, A कर दिया 20 डेज में, B आपको बताया ऑलरेडी 3 गुना लगे भाई, यहाँ 3 लगा तो यहाँ 9 लगा, तो यहाँ 20 लगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 60 लगेगा, 60 डेज। ठीक है, अब उसका टोटल वर्क निकालना है आपको। टोटल वर्क वो दोनों मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क का फार्मूला मैंने जो क्लास टाइम और वर्क की पढ़ा रखी है वहाँ शॉर्ट में बताया था कि दोनों जो भी हैं AB/A+B। तो डायरेक्ट इनका गुणा करें, 20 × 60 करें और नीचे जोड़ दें 20 + 60 करें। यहाँ 1200 होगा, यहाँ पर 80 होगा, इसे काटें, ये हो जाएगा आपका 15 डेज। ठीक है, 15 डेज आंसर आ जाएगा आपका, जो डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो 15 डेज
आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है सारे, आपको काफ़ी हार्ड लग रहे थे और टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। यही क्वेश्चन है। देखिए भाजक भाज्य भागफल शेषफल ये जो भी हैं उनको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे 9 कर लो, चलो 5 से भाग दिया तो 5 9 45 हो गया और यहाँ बच गया 4। ये इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर हो गया। देखिए अब हम इसमें एक रिलेशन देखेंगे, जो भाग देते हैं हम उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, 49 इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 4। मतलब इन दोनों को गुणा कराएं और इसको जोड़ दें, इसको हम प्लस कर दें इसके गुणे में, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर, बीच वाले के बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पर 5 9 45 प्लस 4, ये भी 49 आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये वाला चीज़ इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही केस है कुछ। यहाँ दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना, तो भाजक हम मान लेते हैं, माना भाजक x है, तो भाई भागफल क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है 10 गुना है, ये जो है इसका 10 गुना है, तो ये 10 गुना है, तो इसमें अगर हम 10 से भाग देंगे तो उसके बराबर, मतलब इसमें अगर हम 10 से भाग देंगे, भाजक में 10 से भाग दे रहे हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये x/10 हो गया। सेम ऐसे ही दिया शेषफल उसका 5 गुना है, तो x/5 हो गया। ठीक है, और एक चीज़ दे रखी है, शेषफल की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम इसको, शेषफल की वैल्यू कितनी दी है, 46, तो 46 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा 5 36 5 24 230। ये कितना आ गया, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भाजक, मतलब भाजक क्या है, 5 हमें पता चल गया। जैसे यहाँ पे 5 है भाजक, वैसे ही x यहाँ पे हमने माना था तो 230 हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए 230 पता चल गया तो हम ये भी जान लेंगे, भागफल भी जान लेंगे। भागफल क्या आ जाएगा हमारा, उस 230 में अगर हम 10 से भाग दे दें तो आ जाएगा 23। अब देखिए ये हमको मिल गया, ये मिल गया, ये क्या मिला, 23 मिला, ये क्या मिला, 230 मिल गया। ठीक है, तो 23 और 230 मिल गया। अब जैसे मैंने बोला था 5 और 9 का गुणा करा दिया, ऐसे ही 230 में 23 का गुणा करा के ये जो 46 है उसमें ऐड कर देंगे, तो बीच वाला हमें जो पूछा है क्वेश्चन में वो मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं, तो हमें जो पूछा है, क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, फार्मूला भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। तो भाजक कितना था, 230 प्लस, भागफल कितना है 23 प्लस शेषफल 46 है। तो 23 तेईस में 529, 23 69, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, हाँ 529, 5290 प्लस 46 करिए, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 90 46 36 5336 आ जाएगा आंसर ही। ठीक है, 5336 आंसर है, ये भी डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आंसर। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन है, और क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्ताकार पार्क की, आपकी स्क्रीन पे होगा, आप देखते रहें, वहाँ से पढ़ते रहें। एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो ट्रैक का बाह्य व्यास ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका। तो एक वृत्ताकार पार्क बनाइए। ठीक है, ये एक मान लीजिए पार्क है, ये मान लीजिए आपका एक पार्क है। ठीक है, वृत्ताकार है, और इस जो इसके चौड़ाई है, इसकी जो इसकी है, चलो ये बना दिया मैंने रास्ता, ये मान लीजिए रास्ता है आपका। ठीक है, इस तरह से रास्ता हो गया, ये पाथवे है, ये कितना है 14 मीटर है। ठीक है, और क्या दिया है,
आंतरिक परिधि 440 मीटर है। आंतरिक परिधि मीन्स ये वाला जो राउंड है अंदर अंदर वाला है वो 440 मीटर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 5 में दिया है, अब आंतरिक परिधि मतलब अगर हम इसका रेडियस, ये मान लो सेंटर है, इसका रेडियस हम r मान लें और ये बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R मान लें, तो ये जो 2 पाई r होगा, परिधि, जो परिधि का फार्मूला था 2 पाई r होता है, तो परिधि 2 पाई r बराबर क्या हो गया, 440 हो गया। अगर हम यहाँ से r निकालें तो क्या होगा, 440 इंटू पाई नीचे चला जाएगा तो 7/22 ऐसे लिख दे रहे हैं। तो अगर हम इसे कट करें तो ये देखिए कट पीट के आ जाएगा 70 मीटर। तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे 70 मीटर मिल जाती है। उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ट्रैक का बाह्य व्यास ज्ञात करें। देखिए ट्रैक का बाह्य व्यास, ये त्रिज्या, अगर त्रिज्या मिल जाती है हमें, तो इसका जब हम डबल कर देंगे तो ट्रैक का बाह्य व्यास मिल जाएगा आपको। तो क्या करेंगे, इस वाले में ये देखिए ये वाला यहाँ तक है, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ तक है, और इसमें 14 मीटर अगर हम ये जोड़ दें तो ये बाह्य व्यास का मिल जाएगा। भाई ये जो r है वो r बराबर क्या होगा, r प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई 14 है, तो 70 प्लस 14 84 मीटर हो गया। चूँकि हमें पूछ रहा है व्यास, तो 2r बराबर बाह्य व्यास जो 2r है, बाह्य व्यास क्या होगा, व्यास हमेशा जो त्रिज्या होती है उसका दुगना होता है, तो दुगना होता है, तो बाह्य व्यास बराबर 2r इक्वल टू डी इक्वल टू 84 इंटू 2। इसको हम कर देंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16 में 168 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था। ये क्या था, ये परिधि है, परिधि का फार्मूला 2 पाई r होगा, आंतरिक परिधि दे रखी थी इसलिए 440 के बराबर कर दिया। वहाँ से हमने अंदर वाला जो सर्किल है उसका रेडियस निकाल लिया, उसके बाद बाह्य रेडियस निकाल दिया, मतलब एक्सटर्नल सर्किल का रेडियस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है तथा उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई लंबाई जो है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज होती है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, ABC, ठीक है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं जिनकी कुछ लंबाई होंगी। तो मान लीजिए इसकी लंबाई, एक की लंबाई 3x है, इसकी 4x है, इसकी 5x है, ये दिया है। क्वेश्चन में दिया भी है कि 3:4:5 के अनुपात में है। तो मैंने क्या किया, मान लिया तीनों लंबाइयाँ, माना तीनों लंबाइयाँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं लिखूँगा, 3x 4x 5x हैं, ठीक है। अब 3x 4x 5x हैं, उसके बाद परिमाप भी दिया है। परिमाप आप जानते होंगे, ये जो लाइनें हैं तीनों, जो तीनों भुजाएं हैं, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप क्वेश्चन में ऑलरेडी 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो ये तीनों हैं ये कितने के बराबर होंगे, 144 के बराबर होंगे। 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना होगा, 144। अब ये 12x बराबर कितना हो गया, 144। x बराबर क्या हो गया, 12 से, x बराबर क्या निकला, 12। तो यहाँ से हम भुजाएं निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक भुजा क्या होगी, 3x जो है 3 × 12 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक 4x है तो 4 × 12 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक 5x है तो 5 × 12 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो गया आपका। अब देखिए, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो भुजाओं का रोल क्या होता है क्षेत्रफल में, वो आपको मैं बताता हूँ। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला है, क्षेत्रफल का वो होता है √ S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। ये तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है, यस जो है आपके टोटल परिमाप को 2 गुना लिखेंगे तो परिमाप के बराबर हो जाएगा। मतलब 2s
अगर हम इसको लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो 2s बराबर हमारा ऑलरेडी कितना दिया है 144, तो यहाँ से s बराबर हम निकाल सकते हैं 72 सेंटीमीटर। अगर इस फॉर्मूले में हम रख दें तो सारी वैल्यू फटाफट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें a b c कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, कोई भी मान लेंगे ऊपर नीचे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो त्रिभुज एरिया क्या हो जाएगा आपका, यस 72 रख दीजिए। और मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ आपको, ये वो लाइन लिखूंगा नहीं, तो यहाँ से मैं घटाऊंगा, 72 में से 36 गया, भाई ए इसको मान लें तो यस 72 है पूरा, तो 36 घटा देंगे, तो 72 में से 36 गया, 36 आ गया। अब गुणे यस माइनस बी, 72 में से 48 घटा देंगे तो आपका 24 आ जाएगा। और क्या करेंगे, एस माइनस सी, मतलब 72 में से 60 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वर्गमूल निकाल के कैसे निकालेंगे वो देखो आप, यहाँ देखो 36 है, 36 का 6 बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी 36 है, ठीक है, रुको ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे 6 निकल गया, इसमें 36 छिपा, 36 दूनी 72, तो यहाँ से भी 6 निकाल दिया मैंने। अब यहाँ देखो इसमें 1 12 छिपा, इसमें भी 1 12 छिपा है, ठीक है, लिखो इसमें 1 12 छिपा, इसमें 1 12 छिपा, और 1 2 बच जाएगा इधर, 1 2 बच जाएगा इधर, तो यहाँ से 12, एक यहाँ से 2 निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 36 दूनी 72 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 सत्ते 84, 2 86, 864 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक शंक्वाकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। तो मैंने ऑलरेडी फिगर बनाया है, एक शंक्वाकार तंबू है, शंक्वाकार मीन्स जिसके ऊपर कोन हो वो ऊपर जाके मिल जाए, ठीक है। तंबू देखा होगा आपने, नहीं देखा तो यहाँ भी देख लो। तो इस तरह से है, इसकी ऊंचाई दिया है 24, ठीक है, क्या दिया है 24। मुझे लगता है शंकु बड़ा बनाना चाहिए था, ये रहा आपका बड़ा वाला शंकु, ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया बड़ा वाला शंकु, उसमें छोटा है काफ़ी, इसमें डिनोशन में दिक्कत आएगी, तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ पॉइंट कर लेते हैं। ये 24 दिया है, ठीक है, 24 मीटर दिया है, और ये त्रिज्या जो है इसकी यहाँ पे 7 मीटर दी हुई है। अब क्या कह रहा है, इसका जो 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए, भाई तंबू है तो उसके लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो उसको बोल रहा है 50 मीटर बनाने के लिए। तो आपको देखना, देखिए पहले तो हमें ये समझना होगा जो इसमें जो कपड़ा लग रहा है वो किस शेप में जा रहा है। देखिए ये जो शेप है, ये जो आउटर लाइन है, ये जो सब शेप बन रहा है, तंबू का जो शेप बन रहा है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस आपका यही होगा, जो भाई जो सामने आपको दिख रहा है कर्व, कर्व मीन्स कर्व लिया हुआ है, जो वो सरफेस यही है जो आपका कर्व लिया हुआ है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो इसको कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो जब भी ऐसा केस रहता है जहाँ कपड़े उपड़े की बात आती है, कपड़ा तंबू लगाने की बात आती है, सॉलिड की बात नहीं कर रहा, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे वक्र पृष्ठ का ही मेन रोल होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये शंकु है तो शंकु लिख देता हूँ मैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे आर का रोल क्या है, 7 मीटर हो गया, और ये हमारा क्या है एच हो गया, हाइट हो गई। ये जो है स्लैंट हाइट है, मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, यल है, ये यहाँ से यल होती है, मतलब ये आपको कह सकते हैं कर्ण है, मैंने जो जैसे पढ़ाया था त्रिकोणमिति में वो इस हिसाब से है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, इसमें यल जो है कर्ण है, और जो ये है 24 7। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो यल की वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड कर लोगे, यल बराबर क्या हो जाएगा 25 मीटर। कैसे, 24 7 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे होता है देखो,
25 स्क्वायर इक्वल टू 625 हो गया। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अगर इन दोनों को जोड़ें 625 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से वो चीज़ यहाँ पे बन गई है, वो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25। ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। आपको निकालना होगा तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या आएगा आपका, L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं 25 मीटर। चलो ये छोड़ो, हो गया, L की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है भाई, ये जो क्षेत्रफल है उस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई जो कपड़ा आप यूज़ करोगे उसमें भी तो एरिया होगा, उस एरिया के क्षेत्रफल के बराबर ये एरिया होगा, तभी जाके आपकी जो रिक्वायरमेंट कपड़े की है वो पता चलेगी। तो ये हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कपड़े का आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई आर एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 22/7 लिख दीजिए। आर की वैल्यू 7 हो गई, एल की वैल्यू आपको 25 हो गई। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल 50 मीटर चौड़ाई ऑलरेडी दे रखी है, तो बचा क्या, लंबाई ही बची ना। भाई कपड़ा जो भी लेते हैं आप लंबाई में लेते हैं, 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, वो लंबाई में लेते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लंबाई का ही गुणा करना पड़ेगा। कैपिटल एल मैंने लंबाई मान ली जो उसको रिक्वायर्ड है, तो ये 7 से 7 कट गया, 25 से 25 दूनी 50 कट गया, ये 2 से ये 22 कट गया, 11 आ गया। तो एल बराबर क्या हो गया, 11 मीटर। ठीक है, तो 11 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 11 मीटर आपका करेक्ट आंसर है, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन ओवर हो गया। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो बहुत बेकार है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कई क्लासेस ली हैं, आपने नहीं देखी हैं तो उसको पहले अच्छे से ढंग से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया है साइन पे 6 पावर ए प्लस कॉस ए पे 6 पावर प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। भाई मैंने सही, अब अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो उसमें डिजिट्स हैं। क्या ऑप्शन है आपके, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, जो भी होगा मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन से क्वेश्चन पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या है ना, जब आपको ऐसे केस में एंगल ले लेना था, ए बराबर 0 डिग्री ले लो। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री ले लो, ए बराबर 90 डिग्री ले लो, जो भी आपको इजी रहे। एक को हटाना है आपको, किसको, कॉस या साइन में, कॉस या साइन में किसी एक को हटाना होगा। तो ए बराबर 0 डिग्री ले लिया आपने, तो ए बराबर जब 0 डिग्री लोगे तो इसको हम लिखेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 लिखेंगे, इसको कॉस स्क्वायर 0 लिखेंगे। तो देखो ये यहाँ पे चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है तो ये अपना गया, ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। बचा कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पे 6 बराबर 1, तो एक आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चन को मैंने अपनी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की बताया है कैसे कैसे करना होता है सॉल्व, इसलिए आपको इसको सेकंड्स में कर सकते हैं। नंबर 9 देखिए, कॉट 16 डिग्री, कॉट 48 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 74 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं होता। मैंने बताया था कि अगर ऐसे कुछ एंगल दिए हों तो देखिए इसमें मैच करता है क्या, 90 डिग्री कुछ किसी एंगल से जोड़ हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ 16 का 74 से 16 74 90 होता है, 48 42 90 होता है, 60 का छोड़ दीजिए, 60 का तो वैल्यू भी हमें पता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको 60 कॉट 16 को हम चेंज कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 74। भाई 74 में से 90 में से 74 जाएगा तो 16 ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें भी एक को चेंज कर लीजिए, तो चलो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 42 और कॉट 42, कॉट 60 और कॉट 74, ये हो गया आपका। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा का एक फार्मूला होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 74 इंटू यहाँ पे भी सेम चीज़ tan 42, ठीक है, और कॉट 42
ठीक है, इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 74। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये 74 का 74 से कट जाएगा, 42 का 42 से कट जाएगा, बच जाएगा क्या, cot 60। cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, ये भी डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ आपको। 10 नंबर या लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, 3:40 पर घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लोग अपने मन से ही कर देते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने देखा कमेंट्स में काफ़ी लोग गलत कर रखा है। तो भाई ऐसे मत करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि आप 30h माइनस 11/2 m लिखें, यही आपके दो सुइयों के बीच का कोण होगा। ठीक है, दो सुइयों के बीच का कोण। ठीक है, फार्मूला क्या हुआ, दो सुइयों के बीच का कोण। सुई कौन कौन सी रहेंगी, घंटा और मिनट। ठीक है, ये है दो सुइयों के बीच का कोण का फार्मूला क्या हो गया, 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, अब देखो 30h माइनस 11/2 m, इसमें देखो h पहले लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, घंटे की सुई मिनट से आगे हो। देखो जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे रहेगी तब ये फार्मूला यूज करेंगे, 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या होगा, ये तो हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये हुआ कि 11/2 m माइनस 30h। इस केस में क्या होगा, मिनट की जो सुई होगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी। ठीक है, मिनट की जो सुई है घंटे की सुई से आगे होगी। अभी जो टाइम बज रहा है 3:40 हो रहा है, इसको बजाओ जल्दी से। तो ये घड़ी बना दिया, यहाँ पे ये 3 बजा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने 6 है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ मान लो 8 होगा। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 3 है। तो देखो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो अब कौन आगे है, यहाँ पे चल रहा है आगे कौन, 8 पे चल रहा है मिनट, तो मिनट आगे हो गया, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो। तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। इसमें फटाफट रख दो वैल्यू, मिनट m की जगह मिनट होता है, मिनट मीन्स 40, तो 40 लिख देंगे, माइनस 30h घंटे कितने 3, तो 3 लिख देंगे। अब ये काट दो, ये 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 220 माइनस 90 बराबर 130 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये पूरा टेस्ट का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके मेरे को बता दे ज़रूर। और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ऐसे मजाक ऐसे टाइम पास मत करो फेसबुक पे आके। ठीक है, काफ़ी मेहनत करके हम टेस्ट कराते हैं, काफ़ी मेहनत से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोगों का पढ़ना सीरियसली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के फ्यूचर के लिए और हमारी मेहनत के लिए। ठीक है, तो अब जो लोग यहाँ पे इस वीडियो या टेस्ट के सोल्यूशन को पहली बार देख रहे हैं या पुराने भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सभी लोगों को सब्सक्राइब भी करवाओ। तो आज की वीडियो में पूरा सोल्यूशन इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।